हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज जो हम लोग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट इज ए गुडविल? गुडविल मतलब क्या? इन सिंपल वर्ड्स, रेप्यूटेशन ऑफ एनी बिजनेस valued in terms of money is called as goodwill। कोई भी बिजनेस का जब हम लोग रेप्यूटेशन, अच्छा नाम, जब हम लोग मार्केट में उसका वैल्यूएशन करते पैसे में, रुपीज में, इन मनी टर्म्स, इट इज कॉल्ड एज गुडविल। Like I take an example. Suppose for example, one of my student passed out graduation हो गया एंड once upon a time वो मुझे रास्ते में मिल गया और मैंने उससे पूछ लिया, बेटा क्या करते हो? He told me that sir I am in with टाटा कंपनी। अब टाटा नाम सुना बरोबर, मेरे दिमाग में आ गया यार वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कर रहा है, बहुत अच्छा नौकरी कर रहा है। फिर वहां पे क्या नौकरी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको मैंने पूछा ही नहीं क्या काम करता है, बिकॉज इन माई माइंड, इन माई ब्रेन, मेरे सेंसेस में मुझे ये चीज समझ में आ गया टाटा मतलब यार बहुत अच्छा कंपनी है। फिर वो वहां पे क्या काम कर रहा है ये मैंने आपसे पूछा ही नहीं। तो दैट सिंपल चीज, गुडविल मीन्स एनी रेप्यूटेशन, कोई भी बिजनेस का, एनी बिजनेस, स्मॉल, मीडियम या लार्ज बिजनेस, it should be valued in terms of money. Okay, sir, why goodwill valuation is required? Why valuation of goodwill is necessary? क्या केसेस है जहां पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ती है हमें? तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट केसेस, लाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मेजर टाइम में परचेज और सेल ऑफ बिजनेस, जब मैं मेरा बिजनेस को बेच रहा हूं या किसी और का बिजनेस को खरीद रहा हूं, तब मुझे गुडविल वैल्यूएशन कंपलसरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं किसी के भी बिजनेस को खरीद रहा हूं या मैं अपना बिजनेस को सोल्ड आउट कर रहा हूं, बेच रहा हूं, तो मुझे मेरे बिजनेस की जो भी एसेट्स है, जो भी लायबिलिटीज है, ये जब मैं माइनस करूंगा, इसमें ऑटोमेटिकली मेरे एसेट्स जो भी है वो मेरा नया कंपनी टेक ओवर कर लेगा, जो भी लाइबिलिटी है वो मेरा नया कंपनी टेक ओवर कर देगा। लेकिन साथ में उस इंसान को, उस ऑर्गेनाइजेशन को मुझे गुडविल का भी पैसा देना होगा, तो तब मुझे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना एक इंपॉर्टेंट टास्क है। नेक्स्ट इज amalgamation, absorption ऑफ कंपनी। कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी जब अमलगमेट होती है, व्हाट इज अमलगमेशन? अमलगमेशन मींस व्हाट? टेक एन एग्जांपल, ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है, दोनों ने मिलके ए बी लिमिटेड बनाया, तो हमें गुडविल वैल्यूएशन किसकी करनी है? ए लिमिटेड का भी गुडविल वैल्यू करना है, बी लिमिटेड का भी गुडविल वैल्यूएशन करना, ठीक है। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? पी लिमिटेड नाम का एक कंपनी है, उसने क्यू लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, तो ऑटोमेटिकली क्यू लिमिटेड जो है इसका हमको क्या करना पड़ेगा? गुडविल वैल्यू करना पड़ेगा। तो इन बोथ द केसेस, अमलगमेशन होने दो या एब्जॉर्प्शन होने दो, वी नीड टू वैल्यू द गुडविल। थर्ड केस आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या? ए एंड बी आर पार्टनर्स, उन्होंने सी पार्टनर को एडमिट कर लिया, अपने पार्टनरशिप फॉर्म में ले लिया, तो ऑटोमेटिकली सी पार्टनर जो है उसको कैपिटल तो लाना है, साथ में
गुडविल का भी पैसा लाना जरूरी है। फोर्थ केस, रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या कोई रीजन की वजह से उसका डेथ हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो आउट गोइंग पार्टनर है, रिटायरमेंट होने दो या डेथ होने दो, इन बोथ द केसेस ए पार्टनर लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। ए पार्टनर लीव द ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहे हो, तो इन बोथ द केसेस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे गुडविल वैल्यू करना एक इंपॉर्टेंट टास्क है। आगे बढ़ते, गुडविल वैल्यूएशन करना कैसे, दैट इज वैल्यूएशन मेथड्स, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसे तो स्टूडेंट बहुत सारे मेथड्स है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बट वी विल बी कवरिंग द basic methods. Like first is the average profit method. First is the average profit method. Second is the future maintainable profit method. Third is the super profit method. Average profit method, future maintainable profit method, सुपर प्रॉफिट मेथड, ऐसे और भी बहुत सारे मेथड्स है बच्चों, बट आई विल बी कवरिंग द बेसिक 3 मेथड्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब उसके लिए पहले वी विल स्टार्ट विथ एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। उसमें पहला स्टेप है कैलकुलेशन adjusted profit. What is adjusted profit? We need to adjust the past adjustments. So in past adjustment, आपको सपोज पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 2021, 22, 23, 24, 25, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है। 2021 10,000, 2022 80,000, 2023 50,000, 2024 70,000, 2025 50,000। अच्छा, 5 साल का प्रॉफिट है, बट इस प्रॉफिट को थोड़ा सा हमको करना है एडजस्ट। व्हाट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट से कुछ गलतियां हो गई, कुछ मिस्टेक्स हो गए, या एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट वी नीड टू मेक। So let's take the first adjustment is closing stock. The first adjustment is closing stock. ओवर वैल्यूड भी हो सकता है या स्टॉक अंडर वैल्यूड भी हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक कैन बी ओवर वैल्यूड और क्लोजिंग स्टॉक कैन बी अंडर वैल्यूड। व्हाट इज ओवर वैल्यूड? ओवर वैल्यूड मतलब क्या? ओवर वैल्यूड का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ट्रेडिंग अकाउंट। एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं बच्चों ताकि आपको इजी लगे, समझ में आए। सपोज दिस इज माई ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक इज सपोज 50,000, परचेज इज सपोज 1 लाख, क्रेडिट साइड में सेल्स इज सपोज 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इज सपोज 50,000। ठीक है, वी क्लोज्ड इट 5,50,000, 5,50,000 minus 1,50,000, 4 lakh is your gross profit। फिर हमें पता चला जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे थे
तब हमें पता चला कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक, हमारा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ओवरवैल्यूड है। हमने गलती से हमने ज्यादा लिख दिया था, अमाउंट रुपीज 10,000, 10,000 रुपए से ज्यादा लिख दिया था। अब प्रॉब्लम कहाँ पे, अगर मुझे वो एडजस्ट करना है, करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है, तो अभी मैं कैसे करूं? सिंपल अंडरस्टैंडिंग, मैं उसको 40,000 कर दूंगा। ओवरवैल्यूड था तो मैंने मेरा क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 रुपए से कम कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये 10,000 कम किया, मेरा टोटल हो गया 5,40,000। यही 5,40,000 मैंने यहाँ पे लिखा। 5,40,000 में से 1,50,000 मैंने माइनस किया, तो मेरे प्रॉफिट में बच्चों इट इज 3,90,000 हो जाएगा। तो व्हाट इंपॉर्टेंट इज, पहले मेरा प्रॉफिट था 4 लाख, अब मेरा प्रॉफिट है 3,90,000। मेरा प्रॉफिट क्या हो गया स्टूडेंट्स? कम हो गया। तो मैं क्या करूंगा? लेस फ्रॉम प्रॉफिट। वैसे ही इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड मतलब क्या सर? अंडर वैल्यूड का मतलब है कम लिख दिया था हमने, गलती से हमने कम लिख दिया था। अब हमें करेक्शन करनी है। अगर मैं उसको बढ़ा दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया, तो टोटल भी बढ़ेगा। जब टोटल बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो दैट विल बी एड टू प्रॉफिट। सिंपल स्टूडेंट्स। सेकंड, ओपनिंग स्टॉक। सेम, चलो आई टेक एन एग्जांपल वापिस से। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। अगेन ओपनिंग स्टॉक इज सपोज सेम 50,000 लेता हूं। परचेज इज सपोज 5 lakh, sales is suppose 7 lakh, closing stock is suppose 50,000, 7 lakh 50,000, 7 lakh 50,000, 5 lakh 50 माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 2 lakh। अच्छा ठीक है। फिर चला, क्या पता चला कि ओपनिंग स्टॉक हमारा है ओवर वैल्यूड, या ओपनिंग स्टॉक हमारा है अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मतलब क्या? ज्यादा लिख दिया हमने, गलती से ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा लिख दिया, 10,000 रुपए से ज्यादा, 10,000 रुपए से ज्यादा लिख दिया था। ठीक है, अभी मैं करेक्शन कर देता हूँ। 50,000 का मैंने उसको 40,000 कर दिया, 10,000 रुपये कम कर दिए। अब जैसे ही मैंने ओपनिंग स्टॉक कम किया, देखना बच्चों, 750 मेरा टोटल था, उसमें से 5,40,000 मैंने माइनस किया। मेरा प्रॉफिट क्या होगा? अभी नया वाले प्रॉफिट विल बी 2,10,000। मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओवर वैल्यूड की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एड टू प्रॉफिट। और वाइस वर्सा, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक कम है तो मेरा प्रॉफिट उतने से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल है। अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स? तो ये हो गया हमारे दो कंसेप्ट, फास्ट एडजस्टमेंट से क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। थर्ड चीज, थर्ड वन, कैपिटल एक्सपेंडिचर wrongly treated as revenue expenditure। क्या गलती हुई है? गलती ये हुआ है कि हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की थी, हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की थी,
गलती से उसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, मीन्स लिखना था बैलेंस शीट एसेट साइड में, लिखना था बैलेंस शीट एसेट साइड में, बट गलती से हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दिया, रेवेन्यू मान लिया। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट है सपोज 2 लाख, मेरे सैलरी है सपोज 50,000, डेबिट में है रिपेयर्स 50,000, मैंने क्लोज कर दिया। 2 लाख 2 लाख 2 लाख में से 1 लाख चला गया, 1 लाख मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। चलो ठीक है। तो गलती पता चला, मुझे क्या गलती पता चला? गलती ये पता चला कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की थी स्टूडेंट्स। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमने सपोज शायद मशीन खरीदा था, हमने एक मशीन खरीदा था, बट हमारे अकाउंटेंट को गलती से उसको रिपेयर्स लग गए, रिपेयर्स मान लिया उन्होंने। हमने एक्चुअल में एक मशीन, नया मशीन खरीदा था 50,000 रुपीज का, बट गलती से हमारे अकाउंटेंट को वो लगा कि हमने एक मशीन रिपेयरिंग का खर्चा कर दिया, जो कि गलत है। करेक्शन करनी होगी। कैसे करेक्शन करेंगे सर? पहला तो बैलेंस शीट में आएंगे, पहला काम यहां से, प्लीज माइंड इट, मैं रफ कर रहा हूं, ये यहां से रिपेयर्स मैंने हटा दी और यहां पे मैंने मशीन लिख दिया। अब जैसे ही मैंने यहां से रिपेयर्स हटाया मैंने, ये देखो मेरा टोटल ऑफ क्रेडिट इज 2 लाख, डेबिट में सिर्फ 50,000 है, तो मेरा नया प्रॉफिट क्या होगा? 50,000। और ये मशीन यहाँ पे आ गई। चलो प्रॉब्लम सॉल्व। रिपेयर्स था यहाँ पे, मैंने रिपेयर्स को निकाल दिया और बैलेंस शीट के एसेट में मशीनरी 50,000 लिख दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। यस। पहला तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हम करेंगे ऐड टू प्रॉफिट, प्रॉफिट में ऐड कर दो। अच्छा ठीक है। बट हमने हमेशा सीखा है अगर एसेट है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। अगर वो एसेट है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन हमने सिंपल 10% एज्यूम कर दिया। तो डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट हम क्या सीखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में सीखते हैं ना, बरोबर। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लोग सेकेंड इफेक्ट देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन 5,000। तभी मैं जैसे ही डेबिट बढ़ाया, एक्सपेंस बढ़ गया, तो मेरा प्रॉफिट फिर चेंज हो गया, 1,45,000 हो जाएगा, 5,000 रुपया कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन देयर लेस फ्रॉम प्रॉफिट। यस और नो स्टूडेंट्स? समझे कि नहीं? अगर वो हमने एसेट माना है तो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना चाहिए, तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। नाउ द केस नंबर 4, उल्टा केस हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर wrongly treated as कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच में हमने रिपेयर की ही खर्चा किया था, सच में हमने रिपेयर्स का ही खर्चा किया था, बट गलती से हमारे अकाउंटेंट भाई साहब ने एसेट में लिख दिया, हमारे अकाउंटेंट भाई साहब ने एसेट में लिख दिया। ये देखो ऐसा दिख रहा है। लेट मी करेक्ट इट प्रॉपरली तो ताकि आपको समझ में आए। ऐसा दिख रहा है,
बैलेंस शीट के एसेट में 50,000 का मशीन लिखा है और उसमें से 5,000 रुपया डेप्रिसिएशन माइनस किया और 45,000 दिख रहा है। और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में 2 डेप्रिसिएशन दिख रहा है, जो कि गलत है। हमने एक्चुअल में रिपेयरिंग का ही खर्चा किया था, सच में हमने रिपेयरिंग का ही खर्चा किया था, बट गलती से हमारे अकाउंटेंट ने उसको बैलेंस शीट के एसेट में लिख दिया। तो अभी चलो करेक्शन करते। करेक्शन कैसे करें सर? करेक्शन में करूंगा, यहां से मशीन निकाल देंगे, यहां से मशीन निकालूंगा और यहां पे मैं 2 रिपेयर्स डाल दूंगा, 50,000 रुपया। जैसे मैंने यहाँ पे रिपेयर किया, मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, मेरा खर्चा बढ़ गया। जब मेरा खर्चा बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी लेस फ्रॉम प्रॉफिट। 50,000 रुपया मुझे मेरे प्रॉफिट से निकालना होगा। बट प्रॉब्लम ये भी तो है ना स्टूडेंट्स, जब कोई एसेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो मेरा डेप्रिसिएशन निकाल दी। अब सोचो, मेरा क्रेडिट इज मेरा क्रेडिट का टोटल है 2 लाख रुपीज। 2 लाख में से 1 लाख गया तो कितना होगा? 1 लाख बचना चाहिए। मेरा नया प्रॉफिट क्या होगा? 1 लाख रुपीज। डेप्रिसिएशन thereon will be added to profit. Clear? Simple understanding. So these are the 4 major adjustments: closing stock, opening stock, capital expenditure wrongly treated as revenue expenditure wrongly treated as capital expenditure. Easy? अच्छे से समझा आपको? This is the major adjustment. चलो अभी हमारे प्रॉफिट एडजस्ट हो गई। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो प्रॉफिट थी हमारे पिछले 5 साल की प्रॉफिट थी, उस प्रॉफिट में हमने कुछ ऐड किया, कुछ लेस किया, कुछ ऐड किया, कुछ लेस किया। इस एडलेस करने के बाद एक रिवाइज्ड प्रॉफिट आएगा, जिसको हमने नाम दे दिया एडजस्टेड प्रॉफिट। इस एडजस्टेड प्रॉफिट में इस एडजस्टेड प्रॉफिट में हम लोग एडलेस करने के बाद एक रिवाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगी। चलो ठीक है, उस रिवाइज्ड प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, टोटल करेंगे। पिछले 5 साल का जो भी एडलेस करने के बाद एक रिवाइज्ड प्रॉफिट आएगी, उस रिवाइज्ड प्रॉफिट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 5 ईयर्स से डिवाइड कर देंगे, आपको एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। थर्ड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसको हम लोग नाम देते हैं फ्यूचर एडजस्टमेंट। एक था पास्ट एडजस्टमेंट, अब है फ्यूचर एडजस्टमेंट। ये जो आपको सेकेंड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसको हम लोग अभी और फर्दर एडजस्ट करेंगे विथ फ्यूचर एडजस्टमेंट। फ्यूचर एडजस्टमेंट क्या होती है सर? लाइक फर्स्ट इज expenses expected in future. Expenses expected in future. What is expenses expected in future? मतलब जो भी एक्सपेंसेस है, अब तक वो खर्चा नहीं हो रहा था, अब तक वो खर्चा नहीं हो रहा था, आने वाले दिनों में वो खर्चा होने वाली है। अब तक वो खर्चा नहीं हो रहा, बट आने वाले दिनों में वो खर्चा होने वाली है। जब आने वाले दिनों में वो खर्चा होने वाली है तो मेरा प्रॉफिट उतने से क्या होगा? लेस होगा, लेस फ्रॉम प्रॉफिट।
less from profit. Second, expenses not expected in future. आने वाले दिनों में वो खर्चा नहीं होने, अब तक कर रहे हो आप लोग वो खर्चा, अब तक वो खर्चा कर रहे हो, बट आने वाले दिनों में वो खर्चा नहीं होने वाला, नहीं होगा वो खर्चा। जब वो खर्चा कम हो गया, जब वो खर्चा कम हो गया तो हमारा प्रॉफिट उतने से क्या होगा, बढ़ जाएगी, एड टू प्रॉफिट हो जाएगी। नेक्स्ट, इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। आने वाले दिनों में वो खर्चा, आने वाले दिनों में वो इनकम होने वाली है, मुझे इनकम होने वाली है। अब वो इनकम नहीं हो रही, बट आने वाले दिनों में वो खर्चा इनकम होने वाली है हमें। जब वो इनकम होने वाली है तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। दैट इज माय एड टू प्रॉफिट। लास्ट, इनकम नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। अब वो इनकम हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में वो खर्चा, अगर आने वाले दिनों में वो इनकम नहीं होने वाली, नहीं होने वाली, जब वो इनकम नहीं होने वाला है तो मेरा प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा। तो जो भी है, वापिस ये जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया, उस एवरेज प्रॉफिट में कुछ ऐड कुछ लेस, कोई ऐड कोई लेस होने के बाद आपको फाइनल प्रॉफिट आ जाएगी। देन कम्स द लास्ट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो एक ऑप्शन जो सिंपल है, दैट इज गुडविल इक्वल्स टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। जो आपको ऊपर एवरेज प्रॉफिट मिली है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मिली है, उसी को आप गुडविल मान लो क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट इज गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ years of purchase of average adjusted profit। जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो भी आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर करो, या फिर गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन बोलेगा गुडविल इज वैल्यूड एट times the average profit। Goodwill is 2 times the average profit। तो मल्टीप्लाई बाय 2 years, 2 टाइम्स कर दो, आंसर आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट मेथड में चलते। फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट इज नथिंग बट, ये जो आपने निकाली है स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप, इसी को बोलते हैं एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ऐसा अलग से कुछ है नहीं इसमें। थर्ड स्टेप पे चलते, थर्ड मेथड में चलते, कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? डेफिनेशन वाइज तो excess of average profit over the normal profit is called as super profit। Excess of average profit over the normal profit is called as super profit। तो उसका स्टेप्स एक एक करके डिस्कस कर लेते। फर्स्ट इज, you need to calculate the average profit। first and foremost thing, आपको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, आपको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। तो अभी एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या? स्टेप नंबर नहीं, स्टेप नंबर 3, टू बी मोर स्पेसिफिक, दिस इज एवरेज
एडजस्ट प्रॉफिट जो हमारे ऊपर इसमें हमने स्टेप नंबर 3 में जो आंसर आई थी, पहले पास्ट था, पास्ट को हमने ऐड किया, लेस किया, एक आपको इंडिविजुअल प्रॉफिट मिले, उस इंडिविजुअल प्रॉफिट को सब ऐड किया हमने, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर किया, तो स्टेप नंबर 2 तैयार हो गया हमारी। फिर स्टेप नंबर 3 में वापस से फ्यूचर एडजस्ट किया हमने, कुछ ऐड किया, कुछ लेस किया वापस से, तो ये जो प्रॉफिट है स्टेप नंबर 3 में जो प्रॉफिट आई उसको वापस से यहाँ पे कैलकुलेट होना। फिर स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं, what are the amount invested, employed, invested in the business। तो इस कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी में भी याद रखना बच्चों, इट शुड बी एक्सटर्नल लायबिलिटी। इस सेट में याद रखना, मैं कुछ लिख रहा हूं, इट शुड बी एक्सक्लूडिंग गुडविल। अगर आपके ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया होगा वो मत लेना, एक्सक्लूडिंग। सेम एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। दो चीजें आपको यहाँ पे छोड़नी है, एक तो आपके जुने बैलेंस शीट में अगर आपको गुडविल दिया है तो वो मत लेना, और एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट मतलब प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस, एसेट साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। फिक्टिशियस एसेट लेना नहीं। लायबिलिटी में एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल मतलब क्या सर, कोई भी बाहर का सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज, बैंक लोन, डिवेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, कोई भी लायबिलिटी, बट इट शुड बी एक्सटर्नल, वो निकाल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। फिर स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कम से कम इतना प्रॉफिट तो एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। सपोज आपने एक कोई सिंपल बिजनेस स्टार्ट किया, कोई एक सिंपल बिजनेस स्टार्ट किया, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कम से कम मैंने इतना तो कमाना ही चाहिए, सपोज 10%, 10% तो मेरे प्रॉफिट कम से कम कमाना चाहिए। जिस कम से कम, जिस नॉर्मल रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू आपके कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उससे आप मल्टीप्लाई, परसेंटेज साइन है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज साइन कर देना। फोर्थ स्टेप, स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या था? हमने ऊपर देखा एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट स्टेप नंबर 1, नॉर्मल प्रॉफिट स्टेप नंबर 3, आपको सुपर प्रॉफिट आ जाएगी माइनस करके, एक्सेस बोला ना तो
एवरेज प्रॉफिट आपने जो कमाया है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट आप माइनस कर दो, आपको सुपर प्रॉफिट आ जाएगी। एंड द लास्ट स्टेप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फिर वो गुडविल कैन बी योर सुपर प्रॉफिट, जो आपने सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेट किया वही आपको गुडविल बन गया। या स्टेप सेकेंड मेथड, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 year purchase of super profit. या the other way, goodwill is equal to number of times of super profit, जो आपने सुपर प्रॉफिट निकाला उसका नंबर ऑफ टाइम, 2 times the super profit, ऐसा। तो दिस इज द थियरी ऑफ गुडविल वैल्यूएशन अंडर 2 methods, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने कवर किया है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।